लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका हिंदी अर्थ होगा आजादी की लंबी यात्रा। 10 मई का दिन चमकीला और साफ निकला। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्ण संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा रहा था, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के रंगमहल में हुआ। दशकों से यह श्वेत वर्चस्व का स्थान था और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषी सभा का स्थल था। उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। प्लेटफॉर्म पर मंच पर मिस्टर डी क्लर्क को सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। तब टाबो मबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करने की शपथ ली। एकत्रित मेहमानों और देखने वाले लोगों को मैंने कहा, आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक, जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमें संसार के अनेकों राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को अपने देश के लोगों के साथ आने के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए एक सामान्य जीत है। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली है। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने का स्वयं से संकल्प लेते हैं। कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि यह खूबसूरत भूमि फिर से एक दूसरे उत्पीड़न का अनुभव करेगी। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। आजादी को शासन करने दीजिए। भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें। कुछ ही क्षणों के बाद हम सभी ने विस्मय में अपनी आंखें उठा ली, क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहकों की एक शानदार श्रृंखला यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूर्ण रूप से गरज रही थी। यह न केवल सटीक और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि एक नई सरकार के लिए लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था, जो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। केवल कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरलों, जिनकी छाती रिबन और पदकों से लदी हुई थी, उन्होंने मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी का वचन दिया। मैं इस बात से बेखबर नहीं था कि कुछ साल पहले उन्होंने मुझे सलामी नहीं दी थी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। अंत में इम्पाला जेट के एक शेवरॉन ने नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंगों के धुएं का निशान छोड़ा। हमारे 2 राष्ट्रीय गीतों के गायन द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया था, और श्वेत लोगों का स्वप्न जो एनकोसी सिकेलेली अफ्रीका, और काले लोग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान डाइस टीम गा रहे। यद्यपि उस दिन दोनों में से कोई दल राष्ट्रीय गान की सही लय नहीं जानता था, जिससे वे दोनों नफरत करते थे, लेकिन वे शीघ्र ही इसके शब्दों को दिल में याद कर लेंगे। उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की भावना से ओतप्रोत था। 20वीं सदी के प्रथम दशक में भयंकर एंग्लो बॉर वॉर के बाद तथा मेरे स्वयं के जन्म से पहले दक्षिणी अफ्रीका के श्वेत चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव खत्म करके उन्होंने अपने स्वयं के देश के काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातीय प्रभुत्व वाली एक व्यवस्था का निर्माण कर लिया था। उस ढांचे ने जो उन्होंने खड़ा किया था, संसार के एक सबसे कठोर, सबसे अमानवीय समाज का आधार बना लिया था। अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और एक आदमी के रूप में मेरे स्वयं के 8वें दशक में वह ढांचा हमेशा के लिए बदल गया है, और उसका स्थान एक ऐसे ढांचे ने ले लिया है, जो सभी लोगों को बिना उनकी चमड़ी के रंग के भेदभाव के समान रूप से अधिकार एवं स्वतंत्रता को पहचानता है। वो दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के माध्यम से आया था, जिन लोगों के दुख और साहस को कभी भी गिना या चुकाया नहीं जा सकता है। मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा कि मैंने बहुत सारे अन्य दिन भी किए थे, कि मैं बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का योग था जो मुझसे पहले गए थे।
वो लंबी और नेक लाइन खत्म हो गई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई। मुझे डैक था कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका और वे यह नहीं देख पाए कि उनके बलिदानों ने क्या किया है। रंगभेद नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव बनाया है। हम सभी उस गहरी चोट से उबरने के लिए अगर पीढ़ियां नहीं तो कई साल बिताएंगे। लेकिन दशकों के उत्पीड़न और क्रूरता का एक और अनपेक्षित प्रभाव था और वह यह था कि इसने हमारे समय के ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसुलिस, चीफ लुथुलिस, यूसुफ दादूस, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोबुक्वेज को जन्म दिया, ऐसे असाधारण साहस, ज्ञान और उदारता के पुरुष की उनके जैसा फिर कभी नहीं जाना जा सकता है। शायद चरित्र की इतनी ऊंचाइयों का निर्माण करने के लिए दमन की इतनी ही गहराइयों की जरूरत होती है। मेरा देश खनिजों और रत्नों में समृद्ध है जो इसकी मिट्टी के नीचे हैं, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूं कि इसकी सबसे बड़ी संपत्ति इसके लोग हैं जो शुद्धतम हीरे की तुलना में बेहतर और सच्चे हैं। संघर्ष में इन साथियों से ही मैंने साहस का अर्थ सीखा। समय समय पर मैंने पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए अपने जीवन की कुर्बानियां देते हुए देखा है। मैंने देखा कि पुरुष बिना रुके हमलों और यातना के लिए खड़े होकर एक ताकत और दृढ़ता दिखाते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैंने सीखा कि साहस निडरता का न होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है। बहादुर वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव हृदय में इसके विपरीत घृणा की तुलना में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। जेल के सबसे बुरे समय में भी, जब मेरे साथियों को और मुझे असहनीय यातनाएं दी जाती थी, मुझे एक गार्ड में मानवता की एक झलक दिखाई देती थी, शायद सिर्फ एक सेकंड के लिए, लेकिन यह मुझे आश्वस्त करने और मुझे चलते रहने के लिए पर्याप्त था। मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है जिसे छुपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दोहरे दायित्व होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति दायित्व, और उसका अपने लोगों, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति दायित्व है। एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के झुकाव और क्षमताओं के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए उन दोनों दायित्वों को पूरा करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो एक मानव की तरह रहने का प्रयास करता था, उसे दंडित किया जाता था और अलग कर दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में ऐसा व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की कोशिश करता था, उसे उसके परिवार और उसके घर से अलग कर दिया जाता था और उसे रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश में एक अलग जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता था। मैंने शुरुआत में अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखने का विकल्प नहीं चुना, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास करते हुए मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करने से रोका गया था। मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, हर तरह से स्वतंत्र जिसे मैं जान सकता था। मेरी माँ की झोपड़ी के पास के खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, मेरे गांव से होकर बहने वाली साफ धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र, तारों के नीचे भोजन भूनने और धीमी गति से चलने वाले बैलों की चौड़ी पीठ की सवारी करने के लिए स्वतंत्र। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा मानी और अपने गोत्र के रीति रिवाजों का पालन किया, तब तक मैं मनुष्य या ईश्वर के नियमों से परेशान नहीं था। जब मैंने यह जानना शुरू किया कि मेरी बचपन की स्वतंत्रता एक भ्रम है, जब मुझे एक युवा के रूप में पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही ली जा चुकी है, तो मुझे इसके लिए भूख लगी, अर्थात मैं आज़ाद होना चाहने लगा। सबसे पहले एक छात्र के रूप में मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था, जैसे रात में बाहर रहने में सक्षम होने की क्षणिक स्वतंत्रता, जो मुझे अच्छा लगता है उसे पढ़ने और इच्छानुसार कहीं भी जाने की स्वतंत्रता। बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैं अपनी क्षमता को प्राप्त करने, अपनी कमाई कमाने
शादी करने और एक परिवार रखने की आधारभूत और सम्मानजनक स्वतंत्रता के लिए तरस गया था। वह स्वतंत्रता एक वैध जीवन में कभी बाधा न बने। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न सिर्फ मैं आज़ाद नहीं था, बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम किया गया था, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता थी जो मेरे जैसे दिखते थे। यह तब हुआ जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ, और तभी मेरी अपनी आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी की बड़ी भूख बन गई। मेरे लोगों की सम्मान से जीने की यही आज़ादी थी जिसने मेरे जीवन को गतिमय बना दिया था, जिसने एक भयभीत युवक को साहसी व्यक्ति में बदल दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी को अपराधी बना दिया, जिसने परिवार को प्यार करने वाले पति को बेघर बना दिया, जिसने जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक साधु में बदल दिया था। मैं अगले व्यक्ति से अधिक गुणी और आत्म बलिदानी नहीं हूँ, लेकिन मैंने पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मुझे मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। स्वतंत्रता अविभाज्य होती है। मेरे लोगों में से एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी पर पड़ी जंजीरों के समान थी, और मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मुझ पर पड़ी जंजीरें थीं। मैं जानता था कि अत्याचारियों को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन करता है, वो खुद नफरत का कैदी होता है, वह संकीर्ण दिमाग एवं पूर्वाग्रह की सलाखों में बंद होता है। यदि मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं सही अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ, उसी प्रकार जैसे कि मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जाए। गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। धन्यवाद।